बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक हो। इस्लामाबाद पुलिस टेस्ट प्रिपरेशन जो अभी 2-3 दिनों के बाद जो है ना वो टेस्ट स्टार्ट हो रही हैं, उसकी रोल नंबर स्लिप्स भी आ गई हैं। उसमें जो एक पार्ट है एनालिटिकल रीजनिंग का और उसके बाद है इंग्लिश का, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, वर्ड प्रॉब्लम, ये वाले टॉपिक्स आपके जो है ना वो बाकायदा से सिलेबस में ऐड हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से इस जुमा के लिए गिफ्ट है। हर एक क्वेश्चन इसमें जो है वो एक कंसेप्ट है, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका एक टॉपिक कवर करेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपके बहुत सारे सवालात भी क्लियर हो जाएंगे और ये आपको फाइनल पेपर में ज़रूर हेल्प करेगी। इसमें तकरीबन सारे जो एक्सपेक्टेड पैटर्न्स हैं मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है। ये पार्ट 1 है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सम ट्रीज आर पेपर्स, ऑल पेपर्स आर इंक्स, सम इंक आर ब्लू। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द कंक्लूजन्स इज नॉट ट्रू। इन चार ऑप्शन में से एक कंक्लूजन है जो सही नहीं है, तीन सही हैं। ठीक है। इस तरह के सवाल जब आप के पेपर में आते हैं ना, तो आपको जो हल करने का तरीका कार है वो है बच्चों वेन डायाग्राम। आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ी हुई है वेन डायाग्राम, तकातो और यूनियन के सवाल आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। अब देखो हमने यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं। इसमें बेसिकली बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, इसमें टोटल 5 कंसेप्ट होते हैं। यहाँ पे आपका सम प्लस ऑल वाला कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, फिर नो वाला कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, फिर एडवांस लेवल का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है सम ट्रीज आर पेपर्स, ये ट्रीज हो गए और ये पेपर्स हो गए। ठीक है, सम ट्रीज आर पेपर्स, यहाँ पे हमने लिख दिया पेपर। उसके बाद है ऑल पेपर्स आर इंक्स। ऑल पेपर्स आर इंक्स मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, ऑल पेपर्स ऑफ इंक्स। ठीक है, तमाम पेपर्स जो है ना वो इंक हैं, इसका मतलब है इसके बाहर इंक आ जाएगी। यहाँ पे हमने इंक डाल दी। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, सम इंक आर ब्लू। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम इंक आर ब्लू, ये वाला ब्लू। ये हमने एक वेन डायाग्राम बना ली है। अब आप सवाल हल कर सकते हैं इसके थ्रू। सबसे पहले सम इंक्स आर ट्रीज, आपने देखना यह है कि कंक्लूजन करेक्ट है या कंक्लूजन नॉट करेक्ट है, ट्रू है या अनट्रू है। तो सम इंक्स आर ट्री, अब यहाँ पे देखें ये इंक है, ये कह रहा है कि कुछ इंक ट्री है, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा जो है इंक का भी और ट्री का भी आपस में मर्ज हो रहा है। इसका मतलब है ये कंक्लूजन तो पॉसिबल है। इसके साथ पेपर भी इसके साथ अटैच, मतलब ट्री, इंक और पेपर आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका कुछ हिस्सा जो है ना इसके अंदर मर्ज है, लिहाजा ये कंक्लूजन तो आपका हो गया ट्रू। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 आप नहीं लगा सकते। सम पेपर्स आर ट्रीज, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ पेपर्स ट्री हो सकते हैं क्योंकि ये वाला एरिया दोनों का आपस में मिला हुआ है। इस के बच्चों को कहते हैं सिलोजिज्म। ठीक है, एक पूरा टॉपिक है। सम ब्लू आर पेपर, क्या कुछ ब्लू पेपर हो सकते हैं। सम ब्लू आर पेपर, देखो ये पेपर है यहाँ तक और ये वाला ब्लू है और दरमियान में फासला है, इसका मतलब है ये रीजन नहीं कनेक्टेड। नहीं कनेक्टेड तो ये वाला हमारे पास हो गया, ये वाला हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट। सम ब्लू आर इंक, कुछ ब्लू इंक है, ये वाला इंक है और यही वाला ब्लू है, ये वाला एरिया भी कनेक्टेड है, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। हमने फाइंड करना था कि कौन सा कंक्लूजन इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू, तो फिर 3 गलत होंगे, एक आपका ऑप्शन जो है ना वो ठीक होगा। इसी तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं, वरना आप सोचते रहेंगे आपसे सवाल हल नहीं होने वाला। वेन डायग्राम के ज़रिए आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। आपसे पूछेगा कि जी सम डॉग्स आर कैट्स बट सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, सम फ्लावर्स आर रेड बट सम ट्रीज आर नॉट रेड। मतलब कोई भी आपसे इस तरह करके सवाल पूछ सकता है, बस इसी एक को आप लोगों ने अच्छे से मेमोराइज कर लिया ना, तो आप जो ना बाकी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जो अगली रिक्रूटमेंट है, लाइक 2026 में जो न्यू जॉब्स आई हुई हैं वो प्लस NCCIA 2026, इन जॉब्स का एक ही सेशन इकट्ठा स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से, और जिसकी जो फ़ी है उस पर 50% ऑफ है। 8,000 फ़ी है इस टाइम, 30 अगस्त तक इसके ऊपर 50% ऑफ है, मतलब पूरे सेशन की
4000 फ़ी बनेगी, जिसमें आप सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल्स, यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट सब की तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि इसका सिलेबस है एनपीएफटीएस का, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, साइंस, वर्ल्ड अफेयर्स, ये वाली सारी जो है ना वो चीज़ें मौजूद हैं। तो आप कांटेक्ट करना चाहें तो ये नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लगी होती है। दूसरा सवाल हमारे पास है, A recruitment committee shortlisted candidates mainly on the basis of written test scores. Later, it was observed that some high scoring candidates performed poorly during field assignments. Field work also requires communication and decision making skills. What is the main weakness in the selection method? चार ऑप्शन है, रैंडम सिलेक्शन, लिमिटेड क्राइटेरिया, हाई कंपटीशन, एक्सेसिव ट्रेनिंग। अब इस तरह के सवाल आपके पेपर में ज़रूर आएंगे और ये आपको करने पड़ेंगे। ये लॉजिकल रीजनिंग के सवाल हैं, तो इसको बच्चों थोड़ा सा अगर आप लोगों ने फोकस कर लिया ना, तो ये मुफ्त के नंबर हैं आपके। ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए ना आपकी कंसंट्रेशन फुली चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। देखो, हमारे पास कीवर्ड है रिक्रूटमेंट कमेटी है, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को करती है, सिर्फ एक उसका क्राइटेरिया है रिटन टेस्ट स्कोर, ठीक है। लेकिन बाद में उनको पता चला कि जो हाई स्कोर वाले कैंडिडेट्स हैं वो तो परफॉर्म ही सही नहीं कर रहे हैं, वो तो पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर पता चला कि फील्ड वर्क के लिए जो है ना बाकी कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी होना ज़रूरी है। तो हम एक जो है ना इसकी टेक्निक बना लेते हैं कि जो क्राइटेरिया है ना सिलेक्शन कमेटी का, वो है रिटन स्कोर। रिटन का स्कोर है, रिटन का स्कोर है। अब एग्जामिनर कहता है कि अगर रिटन का स्कोर है तो फिर हाई स्कोर वाले तो डाउन जा रहे हैं, हाई स्कोर वाले तो डाउन जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो क्राइटेरिया है ये इनसफिशेंट है, ठीक है, इनसफिशेंट है। ये इसको कह सकते हैं कि ये तो लिमिटेड हो गया। क्यों? कि इसमें स्किल की डेवलपमेंट के लिए बाकी चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं। समझ आ गई बात की? तो ये मेन मुद्दा है कि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया तो फिर कमज़ोर है, ये तो फिर वीक है। हमें यही बात चाहिए थी कि वीकनेस क्या है सिलेक्शन मेथड में। रैंडम सिलेक्शन की बात नहीं की गई, ये काट दें। लिमिटेड क्राइटेरिया की बात हो गई है, ठीक है। हाई कंपटीशन था, बात ही नहीं हुई। एक्सेसिव ट्रेनिंग की बात ही नहीं हुई, ठीक है। हमारे पास ये हमने इसमें से करेक्ट कर लिया। आगे हम तेज़ी से चले जाएंगे क्योंकि ये सवाल इस तरह करके हैं, 2-2 3-3 मिनट इनके ऊपर लगते हैं समझाने के लिए। A city administration plans to introduce an online appointment system to reduce long queues at government offices. Officials believe that citizens will use the system instead of visiting offices without appointments. Which assumption is necessary for the plan to work? एक सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने प्लान दिया है कि एक ऑनलाइन सिस्टम जो है ना अपॉइंटमेंट का जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जिस तरह आप ऑनलाइन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, ताकि आप कतार में खड़े होने से बच जाएँ। तो यहाँ पे भी यही बात है कि गवर्नमेंट ऑफिस के बाद जो है ना कतारें लगना जो है ना वो कम हो जाएँ। तो ऑफिशियल्स का क्या बिलीव है कि सिटीज़न जो है वो सिस्टम को यूज़ करें ताकि ऑफिस को विज़िट ना करना पड़े विदाउट अपॉइंटमेंट्स। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान दिया है ना, उस प्लान में ये किया गया है कि प्लान है अपॉइंटमेंट्स का, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स का। तो ये सिटीज़न को इसकी एक्सेस होगी, इस पोर्टल को यूज़ करेंगे तो जो है ना वो जो कतारें हैं, जो क्यू है, ठीक है, वो कम पड़ेगी। इसका मतलब है सिटीज़न को एक्सेस चाहिए उस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, उस पोर्टल की, उस सिस्टम की, तो ही जो है ना वो कतारें जो है ना वो कम लगेंगी। क्योंकि फिर स्टूडेंट्स जो सिटीजन्स हैं वो ऑनलाइन जो है ना अपॉइंटमेंट्स कर लेंगे, उनको डे और डेट का पता होगा, टाइम का पता होगा, फिर उसी टाइम पे वो जाके अपना जो है ना वो मसला सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गई कितनी टेक्निकल बात हुई है यहाँ पे? यही बात लिखी हुई है कि कौन सा प्लान नेसेसरी है। ऑफिसेज विल बिकम लार्जर, नहीं, इसको लार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टाफ नंबर विल डबल, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, कतारें फिर भी बढ़ जाएंगी। अपॉइंटमेंट्स विल बी एक्सपेंसिव, ये भी बात नहीं हुई हो रही है। सिटीजन कैन एक्सेस द सिस्टम, टेक्निकली ये बात हो रही है। समझ आ गई बात की? अगला क्वेश्चन, अ यूनिवर्सिटी ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स हु रेगुलरली पार्टिसिपेटेड इन ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहाँ पे, ग्रुप डिस्कशन में, वर मोर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तो इनके कॉन्फिडेंस क्या है, वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स हु ओनली अटेंड लेक्चर्स शोड लेस इंप्रूवमेंट इन प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि लेक्चर्स क्या है,
उसकी इम्प्रूवमेंट बच्चों कम है। ये जो एरो नीचे की तरफ जा रहा है इसको हमेशा आप लोगों ने कमी ज़ाहिर करना है, डिक्रीज़ का जो है ना वो ज़ाहिर करना है आप लोगों ने ये सिंबल। तो व्हाट इज़ द मोस्ट रीज़नेबल इन्फ्रेंस क्या है इसका? लॉजिकली एग्जामिनर बात ये कर रहा है कि अगर आप कलेक्टिव डिस्कशन करोगे, ग्रुप डिस्कशन करोगे, ठीक है, तो इसमें कॉन्फिडेंस बहाल होगा, लेकिन ये कोई एक फाइनल वजह नहीं है कि आपका जो है ना वो इसमें कॉन्फिडेंस बहाल होगा, ठीक है, लेकिन कलेक्टिव डिस्कशन से आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो सकता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप यहाँ पे बताया गया है। ग्रुप डिस्कशन में इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, ठीक है। प्रेजेंटेशन अननेसेसरी बात ही नहीं हुई है। एवरी स्टूडेंट प्रेफर्स डिस्कशन, ये भी बात नहीं हुई है कि हर स्टूडेंट को डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ लेक्चर्स भी तो लेते हैं। लेक्चर्स रिड्यूस कॉन्फिडेंस, ये बात भी नहीं है कि लेक्चर रिड्यूस कर देते हैं कॉन्फिडेंस, लेक्चर भी जो है ना वो नॉलेज देते हैं, लेकिन हमारे पास जो 100% ट्रू है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने कनेक्टिंग द डॉट ये चीज़ सीखना है कि धागा कैसे जोड़ना है, एक वर्ड को दूसरे के साथ जोड़ना कैसे है। अ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर व्हीकल इंस्पेक्शन, एक ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, आप लोगों ने देखा कि पीपीएससी में इसकी सीटें आई हुई हैं कि वो स्ट्रिक्ट किस्म की जो है ना वो इंस्पेक्शन जो है ना वो करता है व्हीकल्स की। ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर एक्सीडेंट काज्ड बाय मैकेनिकल फेलियर, ठीक है, डिक्रीज्ड सब्सटेंशियली, नो अदर मेजर सेफ्टी मेजर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। व्हाट इज द मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन? कंक्लूजन मोस्ट रीजनेबल क्या होगा? बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि हार्ड किस्म की इंस्पेक्शंस थी, पहले जो है ना वो व्हीकल के एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्शन को टाइट किया गया, सिक्योरिटी मेजर्स ऐड किए गए, तो उससे ये हुआ कि जो मैकेनिकल एक्सीडेंट्स थे, ठीक है, वो कम हो गए, वो डिक्रीज़ हो गए सिर्फ इस इंस्पेक्शन की वजह से। जब वो डिक्रीज़ हुए तो आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ सेफ्टी आ गई, सेफ्टी मेजर्स कुछ आ गए, ठीक है, इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट आई। तो फर्दर फिर इसके सिक्योरिटी मेजर्स आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट सिक्योरिटी मेजर्स इसमें, हाँ ये कह सकते हैं कि इस इंस्पेक्शन ने क्या किया है, कंट्रीब्यूट ज़रूर किया है, कंट्रीब्यूट ज़रूर किया है, लेकिन मुकम्मल कहना कि हादसात में कमी हो जाएगी, जो है ना ये एक्सीडेंट में कमी हो जाएगी, वो नहीं, हाँ इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा रीज़नेबल कंक्लूजन क्या होगा, जिसमें हमारी यही बात होगी वही हम पिक कर लेंगे। हमारे पास ये है मैकेनिकल फेलियर डिसअपियर्ड कम्प्लीटली, ये बात नहीं हुई, डिसअपियर की बात ही नहीं हुई। ड्राइवर्स नो लॉन्गर काज्ड एक्सीडेंट, ड्राइवर की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। इंस्पेक्शन में हैव रिड्यूस्ड सच इंसिडेंट्स, हाँ ये बात हो रही है कि इंस्पेक्शन ने एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया, ये बात तो ठीक है। इंस्पेक्शन प्रिवेंटेड ऑल एक्सीडेंट, नहीं ये बात नहीं हुई कि सारे एक्सीडेंट्स को जो है ना वो ख़त्म किया। हाँ इंस्पेक्शन से ये है जो मैकेनिकल जो है ना वो फेलियर की वजह से एक्सीडेंट हो रहे थे उनमें कमी आई है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास 100% ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन बच्चों आप लोगों ने देखना है 100% करेक्ट कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मोस्ट रीजनेबल, रीजनेबल में ये आता है लेकिन मोस्ट रीजनेबल में ये आता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गई होगी, समझ आ रही है तो फिर कमेंट कर दें एक आध। अ यूनिवर्सिटी इज कंसिडरिंग एक्सटेंडिंग लाइब्रेरी आवर्स अंटिल मिडनाइट, ठीक है, आप पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियन जो होती हैं वो बढ़ा देती हैं टाइम। Some students work during the day and need a quiet place to study after a regular library hour. Which argument most strongly support the proposal? मतलब क्या बात हो रही है कि यूनिवर्सिटी जो है लाइब्रेरी का जो टाइम है ना, आपको पता है कि सुबह 8 से रात 8 बजे तक होता है, वो कह रही है कि इसको मिडनाइट तक ले जाएं, लेकिन अल्टरनेटिव बात ये हो रही है कि कुछ स्टूडेंट्स डे टाइम तो काम करते हैं, ठीक है, उनको जो है ना वो स्टडी चाहिए है जब वो काम ख़त्म कर लेते हैं लाइब्रेरी आवर के बाद, तो उनके लिए मेन स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कौन सा होगा? सम स्टूडेंट्स नीड स्टडी स्पेस आफ्टर रेगुलर आवर्स, बिल्कुल ये बात हो रही है हमारे पास सीधी सीधी, ये तो ठीक है। आगे वाला देख लेते हैं। लाइब्रेरीज हैव अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स की बात नहीं हुई, स्ट्रक्चर की बात ही नहीं हुई है। अदर यूनिवर्सिटीज़ हैव लाइब्रेरीज, इसकी भी बात नहीं हुई है। स्टूडेंट्स लाइक स्टेइंग अवेक एट नाइट, नहीं इसके लिए ये नहीं कहा गया कि स्टूडेंट्स को रात तक जागना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट भी लाइब्रेरी में नहीं जाता है, तो हमारा ऑप्शन जो लॉजिकली ए ठीक है। A manager argues that employees working from home are less productive because they can't be directly supervised। मैनेजर कह रहा है कि जो लोग घरों में काम करते हैं ना उनकी प्रोडक्टिविटी कम है,
क्यों? कि उनके ऊपर कोई मैनेजर है ही नहीं जो उनको सुपरवाइज कर रहा हो, जो उनको ट्रेन कर रहा हो, जो उनको बता रहा हो। विच स्टेटमेंट वुड मोस्ट वीकन द मैनेजर्स आर्गूमेंट? तो इसमें से कौन सी जो है ना, वो 4 में से ऑप्शन है जो मैनेजर के आर्गूमेंट को कमज़ोर कर रहा है, वीक है, उसके साथ मतलब लेस मैचिंग है। तो इसका मतलब है कि दूसरा जो रिमोट लर्निंग वाले होंगे, इनको कहा जाता है रिमोट लर्निंग, ठीक है? जो फार फ्लंग एरियाज से आते हैं ना, जहाँ पे इंटरनेट की जो है ना फैसिलिटी नहीं होती, रिमोट लर्निंग। इसका मतलब फिर रिमोट लर्निंग वाले एक्सीड कर जाएंगे, तभी जो है ना मैनेजर के आर्गूमेंट के साथ जो है ना मैच नहीं होगा। मैनेजर्स प्रेफर ऑफिस मीटिंग्स, नहीं। सम एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम, इसकी बात नहीं हो रही। ऑफिसेज हैव मीटिंग्स रूम्स, ये भी बात नहीं हो रही। रिमोट एम्प्लॉयज़ मीट और एक्सीड ऑफिस एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी, ये बात आप कह सकते हैं कि मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू को वीकन कर रही है। हमने वो वाला देखना है कि जो वीकन कर रही हो, क्योंकि ये तीनों जो है ना वो होम के साथ जुड़े हैं, और होम वाला पॉइंट जो है ना मैनेजर का है। हमने देखना है इसका अपोजिट, और अपोजिट यही बनता है। A department states that only officers who complete mandatory training can be promoted, ठीक है? जो मैंडेटरी ट्रेनिंग करेंगे सिर्फ प्रमोट वही होंगे, जो ट्रेनिंग करेंगे प्रमोट वही होंगे। अहमद हैज़ बिन प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट, वट मस्ट बी ट्रू? अच्छा, सवाल बड़ा अजीब सा है, आसान भी है और अजीब भी लग रहा है। कि एक तरफ बात ये हो रही है कि जो लोग ट्रेनिंग करेंगे ना, ठीक है, ट्रेनिंग करेंगे, वही प्रमोट होंगे, वही प्रमोट, उन्हीं को ही जो है ना वो आगे प्रमोट किया जाएगा। अब ये कह रहा है कि अहमद जो है ना प्रमोट हो, इसका मतलब है कि अहमद ने बच्चों ट्रेनिंग की है, नहीं तो अहमद प्रमोट ना होता। सही है, इसका मतलब अहमद ने ट्रेनिंग की है। अहमद कंप्लीटेड ट्रेनिंग, सही बात है। अहमद ट्रेंड अदर ऑफिसर, ये तो बात ही नहीं हुई। अहमद दूसरों को ट्रेन नहीं कर सकता, और इस पॉइंट में भी बात नहीं हो रही है। अहमद डिज़ाइन द कोर्स, नहीं, ये भी बात नहीं हो रही कि अहमद ने ही कोर्स बनाया है। अहमद कंडक्टेड द ट्रेनिंग, अहमद ने ट्रेनिंग करवाई भी नहीं है, अहमद ने ट्रेनिंग की है, कंप्लीट की है। सिर्फ देखो ना, यहाँ पे कंप्लीट है, पर यहाँ पे कंडक्ट है, और यहाँ पे डिज़ाइन है, और यहाँ पे ट्रेन है, मतलब तीनों का ये एक बन, चारों को ये एक बन रहा है, लेकिन फ़र्क है। उसके बाद देखिए, अ रिपोर्ट स्टेट्स दैट ऑल रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। तो रिपोर्ट क्या कहती है कि जितने भी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स थे उनने क्या किया है, डॉक्यूमेंट्स को बच्चों सबमिट कर दिया। लेटर द सेम रिपोर्ट स्टेट्स दैट सम रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स हैड नॉट सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट, लेकिन उसमें से कुछ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो जो एप्लीकेंट्स थे उन्हें डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सबमिट नहीं करवाया। व्हाट इज़ द लॉजिकल प्रॉब्लम? प्रॉब्लम लॉजिकली क्या है? इसका भी आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 ये कह रही है कि आल, आप कह लें आल सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? इसका मतलब है कि यहाँ पे नो बॉडी लेफ्ट, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि जिसने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट सबमिट ना किए हो, ठीक है? दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि सम सबमिटेड, कि कुछ जो है ना वो कैंडिडेट्स ने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इसका मतलब है कुछ लेफ्ट हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अगर सब ने सबमिट करवाए हैं, यहाँ पे कुछ बच गए हैं, तो प्रॉब्लम स्टूडेंट के सबमिशन में नहीं है, प्रॉब्लम जो है ना वो सिस्टम में है, जो इंटरनली इनको डील कर रहा है। प्रॉब्लम उनमें है, हो सकता है उनकी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट जिन्होंने सेव ना किया हूँ, जिसकी वजह से सबमिट ना हुए पाए हूँ। अक्सर औकात आप करते हैं ना, जब जॉब पे ऊपर अप्लाई करते हैं, लास्ट आवर में जब अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, आप मिस हो जाते हैं। 10 भाई ये बात हो रही है। अब हम देख लेते हैं। हास्टी जनरलाइजेशन नहीं, फाल्स एनालॉजी नहीं, सर्कुलर रीजनिंग नहीं, इंटरनल कंट्राडिक्शन हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद हमारे पास है, अब पुलिस डिपार्टमेंट परफॉर्म्ड सेवरल एक्टिविटीज़, ठीक है? पुलिस का डिपार्टमेंट कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट्स, नंबर 1। कलेक्टिंग एविडेंस, नंबर 2। इंटरव्यूइंग विटनेसेस, नंबर 3। प्रिपेयरिंग एम्प्लॉइज सैलरीज, नंबर 4। ये एक डिपार्टमेंट जो है ना एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। अब हम सवाल देख लेते हैं कि सवाल क्या पूछा हुआ है। सवाल ये पूछा हुआ है, विच एक्टिविटी इज लीस्ट रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन में वो कौन सी एक्टिविटी है जिसकी बिल्कुल ज़रूरत ना होने के बराबर है? मतलब अगर उसको निकाल भी देना तो इन्वेस्टिगेशन फिर भी हो जाएगी। और हमें पता है कि जब पुलिस है ना, जब भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसने बच्चों विटनेस इकट्ठे करने हैं, विटनेस शवाहद इकट्ठे करने हैं। अब शवाहद इकट्ठे करने में
कोई अगर एविडेंस हो गया, कोई एविडेंस के रेलिवेंट चीज़ हो गई तो वो ज़रूरी है। आप कह सकते हैं कोई इंटरव्यूअर आ गया तो वो ज़रूरी है। आप उस पर कह सकते हैं कि कोई कंप्लेंट हो गई उसमें रेलिवेंट तो वो ज़रूरी है। सैलरी वाला आप कह सकते हैं कि सैलरी वाला इसमें ऑप्शन नहीं बन सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं है सैलरीज को तैयार करना। ठीक है, यही बात है ना, एम्प्लॉय सैलरी, लेकिन एम्प्लॉय सैलरी इसमें होना भी नहीं चाहिए था, तो यही लीस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। देखो, इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स बिल्कुल ये करेगी, 100% है। प्रिपेयरिंग एम्प्लॉज सैलरीज ये ना भी करे तो खैर है। कलेक्टिंग एविडेंस करती है बिल्कुल पुलिस। इंटरव्यूइंग विटनेसेस बिल्कुल करती है। ये तीन हैं जो स्ट्रांगली जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन जो है ना एम्प्लॉज़ की सैलरीज अगर जो है ना वो देखी जाए तो वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। करता तो डिपार्टमेंट है पुलिस का, जो है ना सैलरीज जो है ना पुलिस लाइन करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता ये। अच्छा, उसके बाद देखो एविडेंस कहाँ पे काम आता है इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर डायग्नोसिस कहाँ पे काम आएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का लिंक जो है ना एविडेंस के साथ है, डायग्नोसिस का लिंक बच्चों मेडिसिन के साथ होगा, तिब के साथ होगा। प्रिस्क्रिप्शन नहीं, पेशेंट नहीं, हॉस्पिटल नहीं, मेडिसिन के साथ होगा। ठीक है, देखो ना ये एक बहुत माइनर सी बात लिखी हुई है और ये एक पूरा मेजर पॉइंट है। तो ये डायग्नोसिस एक जो है ना वो इसी तरह यहाँ पे इसके साथ जुड़ता है, बाकी नहीं जुड़ सकते। A department has limited funds. It must choose between repairing an essential communication system and renovating its reception area. The communication system frequently fails and affects emergency operations. What should receive priority? समझ आ गई है? बिल्कुल भी नहीं आई। बात यहाँ पे हो रही है कि इदारे के पास जो ना फंड्स लिमिटेड हैं, लिमिटेड फंड्स हैं, इसलिए उससे ज़्यादा और अहम काम पे किस पे खर्च करना होंगे। तो यहाँ पे एक बात हुई है कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर रिसेप्शन की रेनोवेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रीक्वेंटली फेल्स एंड अफेक्ट्स इमरजेंसी ऑपरेशंस। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है तो सारी इमरजेंसी जो है ना ऑपरेशंस जो है ना वो फेल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको ये फंड जो है ना कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है ना वो इसको प्रायोरिटी देना होंगे, इसके ऊपर जो है ना खर्च करना होगा, ताकि आपके जो इमरजेंसी ऑपरेशंस हैं वो फेल ना हो। तो आप प्रायोरिटी को इसको देंगे। ऑफिस डेकोरेशन को बिल्कुल भी नहीं, ऑफिस डेकोरेट ना भी हो तो काम चल जाएगा। फर्नीचर रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं, फर्नीचर ना भी हो तो फिर भी गुजारा हो जाता है। रिसेप्शन रेनोवेशन, रिसेप्शन को रेनोवेट ना भी करें तो फिर भी रिसेप्शन चलती रहती है, एक एक कुर्सी पे भी उसको बिठा सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, नेटवर्क चलना चाहिए, राब्ता होना ज़रूरी है। राब्ता ही नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी। A government office receives many incomplete applications because the instructions provided to applicants are unclear. Officials want to reduce the number of incomplete application. What is the most appropriate action? देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि बात ये है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो अनक्लियर थी, अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस थी। नंबर वन, जब अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस थी तो जो भी एप्लीकेशंस आएंगी वो इनकम्प्लीट होंगी और वो ऑफिशियल्स को कंफ्यूज कर देंगी। ठीक है ना, कंफ्यूज कर देंगी। तो जब कंफ्यूज कर देंगी तो वो इनकम्प्लीट रह जाएंगी। जब वो इनकम्प्लीट रह जाएंगी तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करना ज़रूरी हो जाएगा। जब इस प्रॉब्लम को फिक्स करना ज़रूरी हो जाएगा तो बात यही है कि इस अनक्लैरिटी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का कंप्लीट होना ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी हैं। लाइक पीपीएससी एफपीएससी को समझ लिया, आप लोगों ने एज प्रॉब्लम का रोला डाला हुआ था ना, जब तक वो जो है ना वो आपका कॉलम ऐड नहीं हुआ तब तक वो इंफॉर्मेशन आप इनकम्प्लीट या आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, यही बात है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस क्लैरिफाई, बिल्कुल ठीक बात है। इंक्रीज एप्लीकेशन फ़ीस, बिल्कुल नहीं, इससे तो ख़त्म नहीं होगी। स्टॉप एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। रिजेक्ट ऑल एप्लीकेशन, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। समझ आ गई बात की। इसको भी हम छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा, इसको करते हैं क्योंकि ये 15 मिनट खा जाएंगे, बाद में करते हैं इनको। An organization requires candidates to have either a degree in law or at least 5 years of relevant investigation experience. Thana Superintendent FIA में ऐसा बोल। Candidates must also pass the written test. Ali has a law degree and has passed the written test. Logic देखें, किधर सवाल उठा के किधर को मारा है। Is Ali eligible?
बात ये हो रही है कि कैंडिडेट्स जो ना उसके लिए या तो बच्चों लॉ की डिग्री होनी चाहिए एक बात, या फिर उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे और लिखा, मतलब अगर ये है तो भी वो एलिजिबल है, अगर ये है तो भी वो एलिजिबल है। समझ आ रही है इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस के लिए? तो कैंडिडेट्स मस्ट पास है, लेकिन टेस्ट भी पास होना ज़रूरी है। मतलब क्या है कि जैसे सिंपली आप लोगों को सुप्रीडेंट FIE में कहा है कि 16 साल तलीम हो, अगर ये नहीं है तो फिर 14 साल तलीम हो प्लस 2 साल का जो है ना वो एक्सपीरियंस हो, फिर भी आप एलिजिबल है, फिर आगे आपने टेस्ट पास करना ही करना है। सेम सवाल कनेक्ट किया हुआ है। अब कहता है कि अली पास लॉ की डिग्री और टेस्ट भी पास किया हुआ, तो क्या अली एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है, सिंपल सी बात है। A training institute claims that its program is highly effective because 3 participants obtained excellent jobs after completing the course. No information is provided about the remaining participant. What is the main weakness in the evidence? सिंपल सी बात हो रही है कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने करवाई, उसमें 3 कैंडिडेट्स मतलब पास हुए, एक्सीलेंट परफॉर्म किया, बाकी जो थे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो बिल्कुल लिमिटेड सी बात हो गई। तो मेन वीकनेस हमने जाननी है कि इसमें मेन वीकनेस क्या है, बाकी पार्टिसिपेंट की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है कि वो फेल हुए हैं या पास हुए हैं या रिक्रूटमेंट कर नहीं पाए। ट्रेनिंग कैन नॉट हेल्प कैरियर्स, हेल्प करती है, ये हमारी वीकनेस नहीं बन सकती। पार्टिसिपेंट्स कैन नॉट प्रोवाइड एविडेंस, ये भी नहीं बन सकती। जॉब्स आर इररेलेवेंट, ये तो गलत बात है। सैम्पल इज़ टू स्मॉल, ठीक है, बात पूरी नहीं बताई गई, यही बात हमारी जो है ना वैलिड बनती है। अच्छा, ये आप लोगों ने कर लिए, अब ज़रा इधर आ जाएं, हम ज़रा यहाँ से अब करते हैं इसको। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 72। वट इज़ द मिडल नंबर ऑफ इंटीजर? अब इस तरह के सवाल भी आपके आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम में उसने बाकायदा से लिखे हुए हैं। सिंपल सी बात है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? एक के बाद आने वाले दूसरा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये सारे इंटीजर्स हैं। आप कह सकते हैं ये भी इंटीजर है, फिर ये भी इंटीजर है, फिर ये भी इंटीजर है, फिर ये भी इंटीजर है। क्यों? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, दो के बाद चार, चार के बाद छः, छः के बाद आठ, ये इवन नंबर्स के इंटीजर्स हैं कंसेक्टिवली, ये नंबरिंग। अच्छा, उसके बाद 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर के इंटीजर्स हो गए कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब है कि एक के बाद दीगरे आने वाले, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। अब यहाँ पे 3 कंसेक्टिव नंबर बताएं और सम बताया, सम का मतलब है प्लस। हमें तो ये पता चल गया कि सम का मतलब हो गया प्लस, हमने प्लस लगा लिया। मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, मैं मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आपसे वर्ड प्रॉब्लम के सवाल आएंगे तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे। 3 कंसेक्टिव नंबर है, अब हमें नहीं पता कि ये 1 है या 2 है या 3 है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये x हो सकता है या a हो सकता है या z हो सकता है, तो हमने x कर लिया। पहला x हो किया, दूसरा हम कर लेते हैं कि x में 1 ऐड कर दें तो ये दूसरा बन जाएगा। इसी x+1 में फिर +1 कर दें कि तो ये बच्चों तीसरा कंजक्टिव नंबर हो जाएगा। समझ आ गई बात की? ये कंजक्टिव, क्योंकि देखो ना, ये x था, इसमें हमने 1 ऐड किया, दूसरा नंबर बना, फिर इसी में हमने 1 ऐड किया, तीसरा कंजक्टिव नंबर बना। अब ये कह रहा है कि इज 72, इज का मतलब होता है इक्वल। हमारे पास इक्वेशन इधर ही बन जाएगी। देखो, x है, फिर सम है, x+1 है, फिर ये x+1+1 ये बन जाएगा x+2। कोशिश करें कि इनको ब्रैकेट में लिखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इज इक्वल टू 72। हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। इंटीजर हम फाइंड कर लेंगे, x+x 2x + x 3x, 3x हो गया, 1 + 2 3 + 3 इज इक्वल टू 72। 3x यहीं रहा, 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, पीछे 69 बच जाएगा, x यहीं रहा, 69/3, ये 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, तो x बचा हमारे पास बच्चों 23। अब x की वैल्यू हमारे पास है ये 23। सबसे पहले तो इंटीजर्स फाइंड कर लें कि हमारे पास वो कंसेक्टिव इंटीजर्स थे कौन से। ये 23 बना, ये x 23+1 ये 24 बना, ये x+1+1 ये बच्चों बना 23 24 25, ये 25 बना। अब काउंट करके देखें, 23 और 24 47, 47 और 25 72, बन रहा है 72, हमारे पास 72 आ रहा है। ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। अब इसमें सवाल उसने ये नहीं पूछा, सवाल उसने ये पूछा है कि व्हाट इज़ द मिडिल नंबर। मिडिल नंबर कौन है? 23, 24
25, मिडिल नंबर हमारा ये बन रहा है। लेकिन आप लोगों ने ऑर्डर बनाना होगा। मिडिल नंबर का मतलब है कि जो ऊपर ऊपर वाला है, नीचे वाला इससे छोटा हो और ऊपर वाला इससे बड़ा हो, ये मिडिल नंबर आ रहा है। समझ गए बात को? ये हमारा जवाब बनता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 72। बस x है, x प्लस 1 है इज इक्वल टू 132 हो जाएगा। या प्रोडक्ट का मतलब बच्चों क्या, मल्टीप्लाई करना है। सम का मतलब था प्लस करना, सिर्फ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, आगे आपका जवाब आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 132। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। बुक जो है ना रीडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो पेन बच्चों इंक के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें इंक होती है। ठीक है, सही बात है गलत है? पेन राइटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। ये सही है हमारे पास ऑप्शन। उसके बाद देखें, ये है कोडिंग और डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला है कि आपके पास तो बच्चों इस तरह करके 26 लेटर्स लिखे होने चाहिए, DEFG। ऊपर यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7। जब आपको खाली पेज देंगे ना, तो आप लोगों ने उल्टी गिनती भी लिख लेनी है। अल्फ़ाबेट मतलब यहाँ पे एक तो आपने सीधे सीधे लेके ए से लेके यहाँ तक चले जाएंगे जी तक, फिर बच्चों आप लोगों ने जी से लेके यहाँ पे ए तक जाना है। इसकी गिनती पर उल्टी कर देंगे, यहाँ पे 26, यहाँ पे 25, यहाँ पे 24, यहाँ पे 23। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। कोडिंग डिकोडिंग पे बड़ी भोंडे किस्म की आती है। तो अब बैठे देखो, कैट को उसने कहा डीबीजू, कहते हैं डॉग की बैठने की। अब सीधे सीधे देखें, सी को उसने किया डी, इसका मतलब है सी के बाद डी आता है, ए के बाद क्या आता है बी, और टी के बाद क्या आता है यू। सिंपली बात क्या है, डी के बाद आएगा ई, ओ के बाद आएगा पी, और जी के बाद आएगा एच। EPH अगर होता तो हमारा जवाब सही होता। ठीक है, अगला जो सवाल है, पहले वाला सवाल जो सिलोजिज्म का मैंने करवाया ना, ये बिल्कुल वही बन रहा है।